हाँ तो दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमने वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने वाटर का ट्रीटमेंट पढ़ लिया, हमने वेस्ट वाटर की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो पढ़ ली। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट। इतना सा है, सिंपल, अपन 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी कर लेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चंस देखो, ग्रिड चैम्बर पे है, ठीक है। ए ग्रिड चैम्बर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज टू बी डिजाइन टू रिमूव पार्टिकल्स विद डायमीटर ऑफ 0.25। ग्रिड चैम्बर में हमने पढ़ा था टाइफन सेटलिंग, याद है अपने को कि इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल होते हैं। तो इंटरनल टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है पार्टिकल्स की, चैम्बर विड्थ दी हुई है, हीट डिस्चार्ज दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। इफ द फ्लो थ्रू वेलोसिटी of 0.3 मीटर पर सेकंड हैज टू मेंटेन यूजिंग ए प्रोपोर्शनल वियर एट द आउटलेट, but the minimum length of the chamber to remove 0.25 mm पार्टिकल। तो हम इसको सेम कैसे डिज़ाइन करेंगे, जैसे हमने सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन किया था, सेम वैसे डिज़ाइन करना है। सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है, तो ईटा बराबर का VS/V0। तो 100% 0.25 mm के पार्टिकल्स 100% सेटल कराने हैं, तो VS बराबर का V0। सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है V0, आपको पता है ओवरफ्लो रेट Q डिवाइड बाई सरफेस एरिया। एक इसमें फ्लो थ्रू वेलोसिटी दी हुई है, इसे अपने क्या निकलेगा VF L बाई डिटेंशन टाइम। लेंथ निकालनी है अपने को, मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, तो अपने को कहीं ना कहीं से डिटेंशन टाइम चाहिए, क्योंकि फ्लो वेलोसिटी दी हुई है, एल निकालना है अपने को, डिटेंशन टाइम चाहिए। डिटेंशन टाइम के लिए अपने पास क्या क्या फॉर्मूले हैं अपने पास, एक तो अपन क्यू से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम। इससे कैसे निकलेगा, लेकिन वॉल्यूम के लिए तो एल बी एच चाहिए, इससे भी नहीं निकलेगा। तो हमने देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये ठीक है, जो फ्लो वेलोसिटी है एल मिनिमम बाई डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाई क्यू, डिस्चार्ज डिवाइड बाई डिस्चार्ज बराबर मीटर के ऊपर सेकंड, यानी वॉल्यूम डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम, ठीक है। अब और इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का हो गया A इंटू एच और Q, और Q डिवाइड बाई A, ये हो गया ओ एफ आर अपने को दिया हुआ है, कितना आ जाएगा, सेटलिंग वेलोसिटी बराबर आ जाएगा। इस टाइप से करके अपने को निकालना है। कैसे निकालना देखो, अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है L डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम। अब कहीं से डिटेंशन टाइम आ जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि अपने को L निकालना है, ठीक है। डिटेंशन टाइम के लिए एक और फॉर्मूला अपने पास, सिंपल वाले फॉर्मूले हैं, बेसिक से, फॉर्मूले भी नहीं है, बेसिक है। तो क्यू डिस्चार्ज बराबर का वेलोसिटी डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम होगा, मीटर के ऊपर सेकंड, ठीक है। अब डिटेंशन टाइम के लिए क्या लिखूंगा मैं, V डिवाइड बाई क्यू। V को क्या लिखूंगा, L इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाई क्यू। क्यू डिवाइड बाई L इंटू बी, क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया, क्या हो गया ओ एफ आर, डिटेंशन टाइम क्या हो गया H डिवाइड बाई ओ एफ आर। अब ओ एफ आर अपने को दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, बीटा बराबर का VS/V0 दिया हुआ है। सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है 100% एफिशिएंसी 0.25 mm डायमीटर के लिए, तो यही क्या हो जाएगी, V0 ही क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। ये आ गया, हाइट दी हुई है, डिटेंशन टाइम आ गया, डिटेंशन टाइम आते ही अपन फ्लो वेलोसिटी दी हुई है एल निकाल लूँगा। तो ये अपने को सिंपल क्वेश्चन था, 9 मीटर का लेंथ आ जाती है। अब एक ग्रिड चैम्बर में हमने देख लिया टाइफन सेटलिंग, इसके साथ इसका भाई कौन है, ग्रिड चैम्बर के साथ डेट्रिटस टैंक, उसमें भी सेम होता है। ये किसके लिए काम आता है डेट्रिटस टैंक, फाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड के लिए,
इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, ठीक है। ग्रिड चैम्बर किसके लिए काम आता है? कोर्सर पार्टिकल के लिए, कोर्सर सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। मेनली इनऑर्गेनिक करते हैं अपन, इसमें से ऑर्गेनिक नहीं करते हैं। ध्यान रखो, ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो यहाँ पे नहीं निकालेंगे अपन, ऑर्गेनिक सॉलिड्स निकालेंगे अपन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, पीएसटी में, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक सॉलिड्स। इसके लिए पीएसटी में क्या आएगा? टाइप टू सेटलिंग आएगी, टाइप टू सेटलिंग यानी फ्लोकुलेशन सेटलिंग। ये अपने को आइडिया हो गया। एक ग्रिड चैम्बर में यहाँ तो इसने दे दिया, सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है, बाकी अपन सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? 4/3 जी माइनस का 1 जी डी डिवाइड बाई सी डी। क्यों? क्या पार्टिकल की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, पार्टिकल साइज लार्ज होती है, क्योंकि अपन कोर्सर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स इसमें रिमूव करते हैं, पार्टिकल साइज बिगर होती है। तो अपना जो लेमिनार कंडीशन होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो अपन यूज़ करते हैं ये सी डी की वैल्यू 24/r ही नहीं हो पाती। 24/r ही अगर हो जाती तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जी माइनस का 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 में। क्या है? स्टोक्स लॉ। तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, तो अपने को सी डी की वैल्यू अलग से दे देगा, फिर अपन इसमें सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन सिंपल था, डायमेंशन के बेसिस पे, यूनिट के बेसिस पे हो जाता। इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ग्रिड चैम्बर आर प्रोवाइडेड नॉट टू टारगेट। ग्रिड चैम्बर में केवल ओनली इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, याद रखो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, केवल इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। नोट लिखा है नोट टू टारगेट, ऑर्गेनिक नहीं करेंगे, बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं करेंगे और ऑर्गेनिक नहीं करेंगे, तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे इसकी। इसके लिए टारगेट नहीं करते, ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए टारगेट नहीं करते, केवल और केवल ओनली इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए टारगेट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ देखो। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन regarding grid chamber used in wastewater treatment. Grid chamber are typically constructed as short channel with wide cross section. अगर शॉर्ट तो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और वाइड, शॉर्ट चैनल छोटे छोटे चैनल होना चाहिए और वाइड क्रॉस सेक्शन नहीं, उसका उल्टा होता है, लॉन्ग चैनल्स में आते हैं और स्मॉल क्रॉस सेक्शन में आते हैं, ताकि ऑर्गेनिक सॉलिड्स ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो हैं वो सेटलमेंट ना करें, इनको सेटलमेंट नहीं करवाना अपने को। इनको कहाँ सेटलमेंट कराएंगे? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। इसलिए अपन लॉन्ग चैनल्स में आते हैं, बड़े बड़े चैनल्स में आते हैं, और छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन छोटा छोटा देते हैं, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्ग चैनल्स। पहला गलत हो गया। दीज यूनिट्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट ऑर्गेनिक मेटेरियल फ्रॉम सेटलिंग, सही बात है। ये हम पढ़ते हैं किसके लिए? केवल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को टारगेट करेंगे। कौन कौन? ग्रिड चैम्बर, नाम ही लग रहा है ग्रिड, ग्रिड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स या गिट्टियाँ, और डेट्रिटस टैंक। डेट्रिटस टैंक फाइन वाले को करेगा, ये करेगा कोर्सर, कोर्सर सस्पेंडेड सॉलिड्स को, कोर्सर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को, ये फाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को, फाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को टारगेट करेगा, ये करेगा कोर्सर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को। यूजुअली ओनली वन चैनल इज यूज्ड इन ग्रिड चैम्बर सिस्टम। जो क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली अपन दो प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल फ्लो के लिए, पीक फ्लो के लिए, लेकिन जब वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस अपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि पार्सल क्यूम या प्रोपोर्शनल वियर। अब इसमें अभी यही याद कर लो, PAR पार्सल में आ जाएगा पैराबोला शेप से, पैराबोला की शेप का, PAR से पैराबोला, PAR पैराबोला में PAR आ रहा है, प्रोपोर्शनल में आ जाएगा रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में रेक्टेंगुलर और पार्सल में पैराबोला, तो नॉर्मली दो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसको भी सही मान लेंगे। यूजुअली ओनली वन चैनल इज यूज्ड इन ग्रिड चैम्बर सिस्टम, क्योंकि अपन इसको क्या दे देते हैं? वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस दे देते हैं, जो कि वेलोसिटी को कंट्रोल कर लेगा, पीक फ्लो के दौरान भी, एवरेज फ्लो के दौरान भी, और मिनिमम फ्लो के दौरान भी। द ग्रिड चैम्बर इज यूजुअली इंसिनरेटेड फॉर डिस्पोजल। यूजुअली क्या करते हैं? ग्रिड चैम्बर को यूजुअली इंसिनरेटेड करते हैं, कर देते हैं भाई इंसिनरेटेड। क्यों?
ताकि कुछ पैथोजेंस वगैरह जो रहे, जो चिपक गए हैं, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स के चारों तरफ कौन चिपके रहते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स के चारों तरफ पैथोजन बैक्टीरिया सब चिपके रहते हैं। तो इसके लिए अपन इंसिनरेटेड कर देते हैं। जो भी गिट्टियाँ आई, गिट्टियाँ नीचे सेट हुई, उनको इंसिनरेशन के लिए भेज देते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देते हैं। गिट्टियाँ तो नहीं जलेंगी क्योंकि ये तो इनऑर्गेनिक है, जो इनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह पैथोजेंस वगैरह हैं वो हट जाते हैं। इनकरेक्ट पूछे हैं, इनकरेक्ट ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ये किसके सवाल है? जहाँ कहीं गेट या कुछ ना लिखा हो, किसके सवाल है वो? टेस्ट सीरीज के सवाल है। कौन सी टेस्ट सीरीज है? फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज के सवाल है। तो ये अपने हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आरबीसी, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, क्या है? ये ट्रिकलिंग फिल्टर का बड़ा भाई है। इसमें क्या रहती है? डिस्क रहती है। इसके ऊपर क्या रहता है? अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के थ्रू, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के थ्रू बायोमास छिपा रहता है। बायोमास कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच रहता है। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम 40% या 50% मान लो पानी के अंदर रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो कभी ये बाहर जाती है, कभी वो बाहर आता है, घूमती रहती है। एरोबिक सिस्टम, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ओके, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटैच्ड माइक्रोबियल ग्रोथ। सही बात है। द डिस्क इन आरबीसी सिस्टम rotates the wastewater at a speed of 3 to 6 revolution per minute। तो क्या लिखा है? द डिस्क इन आरबीसी सिस्टम रोटेट द वेस्ट वाटर। नहीं, वेस्ट वाटर को रोटेट नहीं करती है, खुद रोटेट होती है। वेस्ट वाटर को रोटेट नहीं करती है, डिस्क खुद रोटेट होती है। तो वेस्ट वाटर को रोटेट नहीं करती, डिस्क खुद रोटेट होती है। तो गलत हो गया ही। दिस ट्रीटमेंट मेथड इज कैपेबल ऑफ अचीविंग एफिशिएंट बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ठीक है भाई, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करेगा, एफिशिएंट है, ठीक है। द रोटेटिंग डिस्क आर फुली सबमर्ज्ड इन द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग ऑपरेशन। नहीं, 50% 40% तक की सबमर्ज रहती है और घूमती रहती है। कभी आधा पार्ट डूबा रहता है, आधा पार्ट बाहर रहता है। अटैच्ड माइक्रोबियल ग्रोथ सिस्टम रहता है। ये अपने को आइडिया है। और क्या क्वेश्चन आया है? इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन एट एन ओवरफ्लो रेट। देखो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आ गया, ठीक है। कौन सा क्या करेगा? ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को सेटल कराएगा। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों को सेटल कराएगा। ऑर्गेनिक 30% तक सेटल हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं बीओडी। ऑर्गेनिक के लिए कौन आएगी? बीओडी 30% तक कम हो जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 30% तक कम हो जाती है। क्यों? जो ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो गए, ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो गए तो उनको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए थी उसकी डिमांड कम हो गई, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 30% तक कम हो जाती है। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। पूछा क्या है? डिजाइंड एट एन ओवरफ्लो रेट ऑफ 32 मीटर क्यूब 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ओवरफ्लो रेट दे दिया, क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया दे दिया, और डायमेंशन दे दिए 32.5 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड और लिक्विड डेप्थ 2.25 मीटर। द लेंथ ऑफ द वियर इज 75 मीटर। अच्छा, वियर और दे दिया अलग से 75 मीटर लॉन्ग। द वियर लोडिंग रेट, देखो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस वाले से आप निकालो सरफेस एरिया। नहीं, सरफेस एरिया नहीं, इसे निकालो आप क्यू। क्या है? ओवरफ्लो रेट। सरफेस एरिया दिया हुआ है बी इंटू एल का 32.5 इंटू 8 मीटर वाइड, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा? इसे क्यू निकल जाएगा। वियर लोडिंग रेट क्या होती है? डायमेंशन देखो इसकी, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, तो क्यू डिवाइड बाई एल। ये क्या होती है? वियर लोडिंग रेट। वियर लोडिंग रेट क्या होगी? क्यू बाई एल। क्यू हमने ओवर से निकाल लिया और वियर लोडिंग रेट अपने क्यू बाई एल से निकाल लिया। तो इसको ध्यान रखो, वियर लोडिंग रेट क्या होती है? क्यू बाई एल होती है। वियर लोडिंग रेट डायमेंशन से भी लग रहा है, तो लेंथ कौन सी लेंगे फिर क्यू बाई एल में? ये लेंगे, क्योंकि वियर की लेंथ क्या है? 75 मीटर है। तो ये क्या है? 75 मीटर।
और क्वेश्चन देखो, ए सेकेंडरी क्लेरिफायर हैंडल्स ए टोटल फ्लो ऑफ 96,000 मीटर क्यूब। सेकेंडरी क्लेरिफायर आ गया, एसएसटी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी क्लेरिफायर। कहाँ लगता है ये? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद लगता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या करता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं इसमें? अपन पढ़ते हैं एएसपी, ट्रिकलिंग फिल्टर, और आरपीसी, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। 3 तो अपन ये पढ़ते हैं। आगे अपन और पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे? यूएएसबीआर पढ़ेंगे, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, और क्या पढ़ेंगे? एमबीआर पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल रिएक्टर, और क्या क्या पढ़ेंगे? एमबीबीआर पढ़ेंगे, मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर। ठीक है, तो इसके आगे जो लगते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया। क्या किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? उन्हें मोस्टली सीबीओडी को हटा दिया, कार्बोनेसिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कार्बोनेसिस ऑर्गेनिक मैटर को हटा दिया, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद जो कैसे हटा, वो यहाँ हटता नहीं है, यहाँ केवल डिग्रेड होता है। हटता कहाँ है? एसएसटी में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, या इसको बोल दो सेकेंडरी क्लेरिफायर, यहाँ जाके हट जाता है। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी क्लेरिफायर लगाया, क्या हैंडल करता है वो? क्यों दिया हुआ है कि 9600 का मीटर क्यूब पर डे का डिस्चार्ज हैंडल करता है। और कहाँ से आता है? फ्रॉम द एरेशन टैंक आता है, एरेशन टैंक ऑफ कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट सिस्टम, एएसपी से जो भी स्लज आया, कहाँ गया वो? एसएसटी में गया, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में गया, क्यू दे दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो फ्रॉम द एरेशन टैंक इज 3000 milligram per liter. The clarifier is required to thicken the solids to 12,000 milligram per liter, and hence it is to be designed for a solid flux 3.2 kg per meter square per hour. सॉलिड फ्लक्स देखते हैं क्या होता है, तो सरफेस एरिया पूछा है ऑफ द डिजाइन क्लेरिफायर फॉर द थिकनिंग इन मीटर स्क्वायर इन इंटीरियर। तो देखो सबसे पहले तो देखो पीएसटी होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये अपन डिजाइन करते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के लिए, एचएलआर के लिए। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो बोल दो, और ओवरफ्लो रेट क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। सिंपल, इससे जो सरफेस एरिया निकल के आता है वही क्या हो जाता है? पीएसटी का एरिया हो जाता है। अब एसएसटी में क्या है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेकेंडरी क्लेरिफायर। इसमें अपन 2 टाइप से डिजाइन करते हैं। एक तो होता है सॉलिड लोडिंग रेट, एक होती है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो हम पढ़ के हैं अभी, वो तो सिंपल हो जाता है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। सॉलिड लोडिंग रेट क्या होती है? सॉलिड्स को कितने हैंडल कर रहा है, क्यू इंटू सॉलिड्स, इनकमिंग सॉलिड्स डिवाइड बाई सरफेस एरिया। इन दोनों में से जो सरफेस एरिया मैक्सिमम आएगा, सरफेस एरिया मैक्सिमम आएगा, उसके लिए अपन डिजाइन कर देंगे। क्योंकि इनको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक को सॉलिड्स भी हैंडल करने हैं और क्यू भी हैंडल करना है, यानी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी हैंडल करनी है, सॉलिड लोडिंग रेट भी हैंडल करनी है। इसमें सॉलिड लोडिंग रेट दी हुई है, इसके बेस पे क्वेश्चन होगा। इसमें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ओएफआर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ओवरफ्लो रेट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है सॉलिड फ्लक्स, ये क्या है? सॉलिड लोडिंग रेट क्या है? क्यू इंटू एस आई डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू कितना है? 9600 मीटर क्यूब पर डे, इंटू सॉलिड्स कितने हैं? इनकमिंग सॉलिड्स 3000 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको 1000 से कर देंगे तो लीटर से लीटर कट जाएगा, क्या बचा? मिलीग्राम पर डे बचा। दिया हुआ किसमें? 3.2 kg पर मीटर स्क्वायर पर आवर, आवर में दिया हुआ है तो इसको डे को भी क्या कर देंगे? 24 आवर्स लिख देंगे, और डिवाइड बाई सरफेस एरिया। यहाँ से क्या निकल जाएगा? सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सॉलिड लोडिंग रेट क्या होता है? क्यू इंटू इनकमिंग सॉलिड्स, एस आई। अब
क्लैरिफाई इज रिक्वायर्ड टू थिकन द सॉलिड, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ कि 12,000 मिलीग्राम 3,000 आए और उसको जो आउटगोइंग जाएगा एस क्या बोलते हैं SST की, ये जो आउटगोइंग जाएगा उसमें सॉलिड्स होंगे 12,000 मिलीग्राम पर लीटर। हमें क्या करना है उसका, हमें आए कितने सॉलिड्स हैं इतने को हैंडल करना है अपने को। ये तो सेटल होके जा रहे हैं 12,000 मिलीग्राम पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कहाँ जाते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ये जाएंगे स्लज थिकनिंग के लिए, इससे बायोगैस बनाएंगे अपन आगे। स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर में क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे आगे। ठीक है, तो सॉलिड फ्लक्स लिखा है, ये क्या है, सॉलिड लोडिंग रेट 3.2 kg पर मीटर स्क्वायर पर आवर। क्या हो गया, Q इंटू SI डिवाइड बाई सरफेस एरिया। Q इंटू SI क्या यूनिट होगी इसकी, मीटर क्यूब पर डे इंटू मिलीग्राम पर लीटर। ये कट जाएगा mg पर डे, यानी mg को kg भी लिख सकते हैं, kg पर आवर या पर डे, और एरिया अपन इसे निकाल सकते हैं सिंपल। तो ये जो यूनिट होती है ना, ये जो दिया हुआ था मैक्सिमम सेडिमेंटेशन टैंक के सवाल, जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दी होती है, सॉलिड लोडिंग रेट दी हुई, अगर इसकी कोई बंदा यूनिट समझ गया ना तो आराम से हो जाते हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट नहीं बोलेंगे इसको, तो सेम ही होगी, सॉलिड लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट तो सेम ही चीज़ होगी। क्या, Q इंटू SI डिवाइड बाई का सरफेस एरिया। एक दिया होता है ओवरफ्लो रेट या हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, इसका सिंपल यूनिट Q डिवाइड बाई सरफेस एरिया, यूनिट से काम पूरा हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो रेट है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट नहीं है, ये है ओवरफ्लो रेट या HLR हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ये है सॉलिड लोडिंग रेट या इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। समझ में आया अपने को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो सेकेंडरी क्लैरिफायर को एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन या सॉलिड थिकनिंग दोनों के लिए डिजाइन करते हैं। दोनों से जो एरिया आता है उसको मैक्सिमम एरिया डिजाइन कर देते हैं। ये हो गया एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन, तो मतलब ओवरफ्लो रेट, सॉलिड थिकनिंग के लिए सॉलिड लोडिंग रेट। अब देखो आपने थोड़ा सा इसका डायग्राम समझते हैं कि होते क्या क्या चीज़ें, कि ट्रीटमेंट प्लांट में या STP में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होती क्या क्या चीज़ें। इनलेट आया, ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट स्टेज है। यहाँ क्या क्या होगा, यही होंगे ग्रिड चैम्बर, पहले स्क्रीन मान लो, स्क्रीन होंगी, फिर ग्रिड चैम्बर होगा, फिर डेटा टैंक होगा या स्कीमिंग टैंक होगा, और स्कीमिंग टैंक या नहीं स्कीमिंग टैंक होगा। स्कीमिंग टैंक से क्या करेंगे, इसे करेंगे अपन ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करेंगे। बाकी अपन चीज़ें पढ़ चुके हैं, ग्रिड चैम्बर और डेटा टेस्ट टैंक, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, कोर्स फाइन। फिर आता है प्राइमरी क्लैरिफाइड टैंक, PST, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या प्राइमरी क्लैरिफाइड टैंक। यहाँ पे BOD भी रिमूव होती है, कितनी अराउंड 30% के अराउंड BOD रिमूव होती है। BOD मतलब ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ओके, और तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे तो इसको तो ऐसे ही फेंक नहीं सकते, तो इसको अपन लेके जाते हैं स्लज थिकनिंग के अंदर। जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव हुए हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को अपन ऐसे नहीं फेंक सकते, अपने को जो SST आया जो PST का आया, दोनों कहाँ लेके जाते हैं, स्लज थिकनिंग में लेके जाते हैं। फिर PST के बाद जो वाटर बचा, इस BOD कितनी रिमूव हुई है, 30% के अराउंड रिमूव हुई है, 70% तो अभी बची है, मतलब 70% ऑर्गेनिक मैटर अभी बचे हुए हैं। इनको लेके जाते हैं अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, याद रखो। यह है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ कोई भी डिवाइस हो सकती है, आपका ट्रिकलिंग फिल्टर हो सकता है, यहाँ पे ASP हो सकता है, या फिर यहाँ पे RBC हो सकता है।
या हमने MBR बताया था, MBBR बताया था। MBR मतलब मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल रिएक्टर, मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर, या UASBR, जो भी है आपका। यहाँ पे एक्चुअल में होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है ये सब, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट। किससे करवाएंगे यहाँ पे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से क्या करवाएंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कराएंगे, ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड कराएंगे। ये सेटल किस में करेंगे? SST में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेकेंडरी क्लेरिफायर। जो सेट होंगे उनको यहाँ भेजेंगे स्लज थिकनर में, BST का भी स्लज थिकनर में भेजेंगे। ओके, अब ASP में देखो क्या होता है, ये नॉर्मली ASP दिखाया हुआ है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें अपने को कुछ पार्ट रिटर्न करना होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको रिटर्न करना होता है। नहीं तो इसमें एक्टिवेटेड माइक्रोइज्म कम हो जाएंगे। नाम भी ASP इसलिए रखा है, इसका नाम ही है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, इसको अपन रिटर्न करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एरेशन क्यों नाम रखा, एरेशन वेरेशन क्यों दिया है? क्योंकि नीचे से एरेशन एयर पास करते हैं। बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो एयर पास कर दी। इसमें ASP में ग्रोथ सिस्टम कैसा होता है? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। अपन इसमें कोई भी मीडिया नहीं देते हैं, वो केवल तैरते रहते हैं। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, बैक्टीरिया तैरते रहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं। एयर उनको चाहिए, फूड उनको चाहिए, फूड मतलब ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वो अपन इधर से आता ही है। ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, एयर चाहिए, हो गया काम। और आगे जब चले जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज कम हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज कम हो जाता है। उसके लिए क्या करते हैं अपन? एक्टिवेटेड स्लज रिटर्न कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। और सारा एक्टिवेटेड स्लज अपन रिटर्न नहीं करते हैं, कुछ अपन वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, ये अपन स्लज थिकनर में ले जाते हैं, और फिर स्लज थिकनर के बाद स्लज डाइजेस्ट में ले जाते हैं। यहाँ पे बायोगैस, यहाँ पे बायोगैस जनरेट करवाते हैं, और फिर आगे लेके जाते हैं स्लज डिवोटरिंग, स्लज डिस्पोजल में। स्लज थिकनिंग और स्लज डिवोटरिंग में केवल क्या करते हैं? पानी निकालते हैं अपन, स्लज में से पानी निकालते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद SST हो गया। अब अगर यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर है, यहाँ पे SST है, तो इस SST में कौन सा होगा? टाइप 4 सेटलिंग होगी। यहाँ पे ASP है, यहाँ पे SST है, तो कौन सा होगा? SST आफ्टर ASP, टाइप 3, जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। अब समझ में आया थोड़ा बहुत। अगर फिर इसके बाद अपने इंडिया में तो नॉर्मली SST के बाद जो पानी लेके जाते हैं उसको कोई यूज़ नहीं करते, उसको नदी में फेंक देते हैं, नहरों में फेंक देते हैं, किसी पौंड में फेंक दिया, ऐसा। जो बाकी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वो लोग 3 डिग्री ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। 3 डिग्री ट्रीटमेंट, इसमें रिमूव करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पानी में कैसे रहती है? नाइट्रोजन या अमोनिया या अमोनियम आयन के रूप में रहती है। pH बराबर 9.5 9.25 पे इक्विलिब्रियम में है दोनों। pH अगर लेस देन 9.5 होगा तो क्या होगा? अमोनियम आयन बढ़ेंगे, अपने को आइडिया है, क्योंकि H+ कंसनट्रेशन बढ़ रही है, H+ कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो अमोनिया बढ़ेगी, ये पता चल गया। कौन से बैक्टीरिया आएंगे इधर? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा? ये पूरी प्रोसेस क्या होगी? नाइट्रिफिकेशन होगी, नाइट्रिफिकेशन होगी। ये पहली वाली नाइट्रोसोमोनस कर देंगे, और ये कौन कर देगा? नाइट्रोबैक्टर कर देगा। और फिर नाइट्राइट से N2 तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गई, मतलब पानी से नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन हट गई, डीनाइट्रिफिकेशन। इसके लिए सूडोमोनाड्स। पूरा समझ में आया ये? और ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ये हैं ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया।
पहले एडजस्ट होते रहते हैं, बाद में जाते हैं जब CBOD यानी कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर पूरी रिमूव हो जाती है, यानी जो कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आती है इनकी बारी NBOD रिमूव होने की बारी, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करने की बारी, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने की बारी। कौन करते हैं? नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया या अमोनियम आयन पहले नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं, तो ये होगा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमस नाइट्रोवेक्टर। तो ये अपने पूरा पहले अपन जो रिमूव करते हैं किसके अंदर, ESP हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, RBC हो गया, इसके अंदर अपन केवल रिमूव करते हैं कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपने को समझ में आ गया। नाइट्रिफिकेशन बेसिन में अपन नाइट्रोजन रिमूव करते हैं। नाइट्रोजन पानी में कैसे रहती है? अमोनिया या अमोनियम आयन के रूप में। और ये कैसे रिमूव करेंगे अपन? ऑटोट्रॉप्स की मदद से। ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमस और नाइट्रोवेक्टर। इनको क्या बोलते हैं? और अलग से इनका कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। केमिकल एनर्जी का यूज करके ये ऑक्सीजन सॉरी NBOD को रिमूव करते हैं या नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स हो गए, ये अपने समझ में आ गया। फिर फिल्ट्रेशन करके RO वगैरह लगा के और फिर इनको एक बार डिसइंफेक्शन भी कर देते हैं कि कोई बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म कोई रह ना जाए, क्योंकि इनको वापस यूज़ करना है, इसको रीयूज़ करना है वो पानी को। तो डिसइंफेक्शन कर दिया, अल्ट्रावायलेट लगा दिया, क्लोरिनेशन कर दिया, ओजोनेशन कर दिया, जो भी है, तो RO और UV के साथ फिर पानी को रीयूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी क्लेरिफाइड टैंक का जो वेस्ट था, प्राइमरी से PST का जो वेस्ट था, इसमें क्या थे? ऑर्गेनिक मैटर थे। इसमें क्या थे? ऑर्गेनिक मैटर थे। इनको अपन लेके जाते हैं स्लज थिकनिंग में। स्लज थिकनिंग में नाम ही लग रहा है कि स्लज तो आ गई है, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज और प्राइमरी स्लज। इनको अपन स्लज को थिक करते हैं, मतलब इसमें से पानी रिमूव करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं। अब वाटर को ज़्यादा रिमूव नहीं होता, अगर पहले 99% पानी था तो क्या 98 या 97% पानी हो जाएगा, लेकिन इससे इतना सा होने से भी वॉल्यूम आधा हो जाता है। आगे देखेंगे कैसे हो जाता है वॉल्यूम, पूरी स्लज का वॉल्यूम आधा हो जाता है। फिर अपन उसके बाद लेके जाएंगे स्लज डाइजेशन में। यहाँ पे देखो जो गैस लिखी हुई है वो क्या है? बायोगैस है। तो इसी से क्या बनाएंगे अपन? गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस रिएक्टर बनाएंगे। गोबर गैस संयंत्र बोल दो या गोबर गैस या फिर बायो रिएक्टर बोल दो। क्यों बोलेंगे बायो रिएक्टर? बायो रिएक्टर नहीं, बायोगैस रिएक्टर बोलो। और इसमें क्या बनाएंगे? मेथेन गैस बनाएंगे। CO2 तो साथ में बन जाती है, मेथेन गैस बनाएंगे। यही क्या है? नेचुरल गैस है। इसी को बोलते हैं CNG। अगर कंप्रेस करके आपने सिलेंडर में भर लिया तो CNG या LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उनमें सब में मेटेरियल में क्या होता है? इनमें सब में क्या होता है? CH4, मेथेनी मोस्ट मतलब ज़्यादातर इसका पार्ट मेथेनी होता है, क्योंकि नेचुरल 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 कौन? मेथेन। मेथेन के भंडार भी मिलते हैं अर्थ के नीचे, और मेथेन ऐसे भी बनाई जाती है बायोगैस के रूप में भी। LPG और LNG अपने को पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से पी से आता है प्रोपिलीन, मेथेन, एथेन, प्रोपिलीन, ब्यूटेन। प्रोपिलीन और ब्यूटेन दो गैस होती हैं, AC3H8 होती है, ये C4H10 होती है। ये अपने को पता होना चाहिए। LPG में क्या होता है? जो घरों में गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? पी से प्रोपिलीन और ब्यूटेन। और जो CNG से गाड़ियाँ चलती हैं, LNG गैस होती है, उसमें नेचुरल नेचुरल कौन? CH4 मेथेन गैस होती है। स्लैडाइजेशन हो गया। ये कराते हैं अपन एनारोबिक डाइजेशन। फिर आता है स्लज डिवॉटरिंग। इसमें पानी और ज़्यादा निकालते हैं और फिर फाइनली स्लज डिस्पोजल कर देते हैं। ये अपन आगे और पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ कुछ चीज़ें और देखो। ये जो रिएक्टर पढ़ाए थे आपने, बायोलॉजिकल रिएक्टर, ASP, ट्रिकलिंग फिल्टर, ये सब भी
दो तीन टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर, कुछ होते हैं कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। बस इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता रहता है, देखते हैं अभी क्या पूछता है क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर तो क्या होता है, नॉर्मल मान लो ऐसा क्या है, सिलेंडर टाइप का रिएक्टर है, इधर से वेस्ट डाला, उसी कंसनट्रेशन मान लो C0 थी, इधर कंसनट्रेशन कितनी थी, कितनी मान लो CT थी एट एनी टाइम T। इसमें अपन मिक्स नहीं कराते, मिक्सिंग नहीं कराते, ये ऐसे होता है। प्लग फ्लो रिएक्टर में कोई मिक्सिंग नहीं होती, जैसा इनकमिंग आया वैसा ही आउटगोइंग गया। तो इसका फॉर्मूला तो नेचुरल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से चलता है, CT मान लो या C0 इक्वल माइनस KT, LT मान लो LT बराबर L0 इक्वल माइनस KT, PFR प्लग फ्लो रिएक्टर। फिर एक आता है कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। इसमें अपन इनलेट पे ही क्या करते हैं, कंप्लीटली मिक्स कर देते हैं, जो भी कंसंट्रेशन थी उसको कंप्लीटली मिक्स कर देते हैं। कंप्लीटली मिक्स किया तो क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन थी ना ऑर्गेनिक मैटर की वो कम हो जाती है, तो अपनी एफिशिएंसी कम निकल के आती है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। और फॉर्मूला क्या है इसका, CT कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T और C0 अपॉन 1 प्लस KT। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हमने एक फॉर्मूला ऐसा और बताया था, कौन सा, जैसे नेचुरल वाला बताया था LT बराबर L0 इक्वल माइनस KT, हमने पढ़ा था। ठीक है, हाँ हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था, वो तो PFR ही था, प्लग फ्लो रिएक्टर क्या था उसमें, LT बराबर का L0 इक्वल माइनस KT या CT बराबर C0 इक्वल माइनस KT, एक ही बात है। अपन कई इसको मिक्स रूप में यूज़ करेंगे, कभी LT कर लेंगे कभी CT कर लेंगे, कंसनट्रेशन ही यही ऑर्गेनिक मैटर की कंसनट्रेशन है एट एनी टाइम T। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, नेचुरल यही होती है नेचर में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था, कैसा होगा उसमें, dL/dt इज प्रोपोर्शनल टू L²। ऑर्गेनिक मैटर की रिमूवल की रेट उस टाइम पे अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। हमने इसमें पढ़ा था 1/LT बराबर का 1/L0 प्लस का KT। तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कंसंट्रेशन के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स LT बराबर L0 इक्वल माइनस KT, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यही प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए कंसंट्रेशन है। फिर हमने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया 1/LT बराबर 1/L0 प्लस का KT। फिर हमने पढ़ा एक कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग में ही यहीं पे कंप्लीटली मिक्स कर दिया जाता है, जो भी कंसंट्रेशन थी ऑर्गेनिक मैटर की उसको यहीं मिक्स कर दो। यहाँ मिक्स करने का नुकसान क्या है कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाती है तो फिर एफिशिएंसी भी कम निकल, उनकी रिमूवल की एफिशिएंसी भी कम निकल के आती है। और फॉर्मूला क्या रहता है, CT बराबर का C0 अपॉन 1 प्लस KT या LT बराबर L0 अपॉन 1 प्लस KT। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी पे कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, आर्टिफिशियल और मैकेनिकल तरीके से मिक्सिंग कर दी, LT बराबर L0 अपॉन 1 प्लस KT निकल के आया। क्या क्वेश्चन आता है देखो, ए बायो रिएक्टर ऑपरेट्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रेट कांस्टेंट दे दिया, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू डिक्रीज फ्रॉम 300 मिलीग्राम पर लीटर टू 300 मिलीग्राम पर लीटर, कितना टाइम लगेगा। CT दिया हुआ 330 मिलीग्राम पर लीटर, C0 स्टार्टिंग वाले 300 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, K की वैल्यू दी हुई है, तो टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किस में निकल जाएगी टाइम की वैल्यू, डेज में निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये किस में है, डे इनवर्स में है, टाइम की वैल्यू किस में निकल के आ जाएगी, डेज में निकल के आ जाएगी। ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोल दिया, नहीं प्लग फ्लो रिएक्टर ही है ये, कोई मिक्सिंग नहीं करते अपन। ये देखो क्या क्वेश्चन है, द वेस्ट वाटर हैविंग एन ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन of 54 milligram per liter is flowing at a steady rate of 0.8 meter cube per day। वेस्ट वाटर हैविंग एन ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन दी हुई है,
और स्टडी रेट का क्यू दिया हुआ है थ्रू ए डिटेंशन टैंक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 2 मीटर इफ द कंटेंट ऑफ द टैंक आर वेल मिक्सड, बोल दिया भाई कंप्लीटली मिक्सड फ्लो रिएक्टर है, एंड द डीके कॉन्स्टेंट भी दे दिया है। तो आउटलेट कंसंट्रेशन पूछिए भाई साहब ने, 2017 गेट में क्वेश्चन आया था, तो हमने वो सीधा सा पता है एल टी बराबर या सी टी बराबर एल नोट अपन 1 प्लस के टी। एल नोट दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और तो टी दिया हुआ नहीं है। टी अपन कैसे निकालेंगे, अपने को टी का फॉर्मूला पता है, क्यू बराबर का वॉल्यूम डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मीटर क्यूब पर सेकंड, इधर क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड, हो गया। क्यू दिया हुआ है 0.8 मीटर क्यूब पर डे, वॉल्यूम दिया हुआ है ये, तो डिटेंशन टाइम निकाल लेंगे। डिटेंशन टाइम निकाल लेंगे तो एल टी बराबर एल नोट अपन 1 प्लस के टी से, टी आ गया, की आ गया, एल नोट आ गया, तो अपन एल टी आराम से आ जाएगी। कंप्लीटली वेल मिक्स दिया हुआ है, तो एल टी बराबर एल नोट टी का माइनस के टी नहीं लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एल टी बराबर एल नोट अपन 1 प्लस के टी। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। डिटेंशन टाइम भी देखो यही। अब फॉर्मूला आपने याद मत कर लेना कि वी वी आई क्यू बराबर टी डी होता है, अरे कितने फॉर्मूले याद करेंगे अपन, सिंपल देखो ना, क्यू क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इससे तो लग गया ना पूरा, क्यू क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड, यूनिट होती है तो हो गया ना वॉल्यूम डिवाइड बाई टी डी, वॉल्यूम बाई टी, हो गया बस मीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें याद क्या करना फॉर्मूला, ऐसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, फ्लो वेलोसिटी तो पता ही है मीटर पर सेकंड होती है, एल डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम, ठीक है। ऐसे ओवरफ्लो रेट बताइए अपने, क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया होता है, थीटा बराबर वी एस बाई वी नोट होता है, फॉर्मूला याद है अपने को। तो ये बेसिक बेसिक से फॉर्मूले इनको याद नहीं करने अपने को, इस हिसाब से अपने को इनकी यूनिट याद रखनी है, और पता ही है अपने को वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड तो लिखा हुआ है एल बाई टी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्टर शोन इन द फिगर, ये रिएक्टर दिया हुआ भाई साहब ने, एल लेंथ का, क्यू और सी नोट, सी नोट क्या है इनकमिंग कंसंट्रेशन है, क्यू और सी आउटगोइंग कंसंट्रेशन है, क्यू डिस्चार्ज है, ठीक है। क्यू मीटर पर आवर से फ्लो आ रहा है। द कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द कंपाउंड इन द इन्फ्लुएंट एंड एफ्लुएंट ऑफ सी नोट एंड सी, ठीक है बताए हुए हैं। द कंपाउंड इज डिग्रेडेड इन द रिएक्टर फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। The mixing condition of the reactor can be varied such that the reactor becomes either a completely mixed flow reactor और plug flow reactor। दोनों में होती तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है। अगर कंप्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर हुआ तो सी टी बराबर आ जाता है सी नोट अपन 1 प्लस के टी, और प्लग फ्लो रिएक्टर सी टी बराबर का सी नोट ई की पावर माइनस के टी। ये बोला हुआ है भाई साहब ने, ठीक है समझ में आ गया। द लेंथ ऑफ द रिएक्टर कैन बी एडजस्टेड इन दीज टू मिक्सिंग कंडीशन। ये लेंथ है ना, ये इसको एडजस्ट करने को बोला है, कभी एल सी एम एफ आर आ जाएगी, कभी पी एफ आर होगा तो एल पी एफ आर बोलेंगे, while keeping the cross section of the reactor constant, area constant है। assume steady state and सी बाई सी नोट की वैल्यू दे दी है 0.8। अब देखो सी बाई सी नोट की वैल्यू दे दी है, यानी सी टी बराबर एक तो है सी नोट ई की और माइनस का के टी, ये किसी केस में प्लग फ्लो रिएक्टर के केस में सी टी बाई सी नोट की वैल्यू 0.8 दे रखी है, 0.8 ई की और माइनस का के टी। यहाँ से एक क्या आएगी, टाइम आएगा, टाइम के हिसाब से एक लेंथ आएगी, उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ पी एफ आर। एक है सी टी बराबर का सी नोट अपन 1 प्लस के टी, यहाँ भी सी टी बाई सी नोट की वैल्यू 0.8 दी हुई है, यानी 1/1 प्लस के टी की वैल्यू 0.8 दी हुई है। इसके लिए कम्प्लीटली मिक्सड फ्लो रिएक्टर के लिए, कम्प्लीटली मिक्सड फ्लो रिएक्टर के लिए के की वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखी होगी, और टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू आएगी तो लेंथ आएगी सी एम एफ आर, बस इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। ओके,
सी बाई सी नोट की वैल्यू दे दी है दोनों के लिए। अब देखो हमने कैसे क्या निकाला हुआ है इसको, सी एम एफ आर, पी एफ आर स्टडी स्टेट है। अब लेंथ, लेंथ दी हुई वी बराबर एल बाई टी बोला हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा, एल बाई वी हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, वी इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो जो इनको टाइम का जो रेशियो है, तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, तो दोनों में के की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो अपने को बस जो टाइम का रेशियो आएगा वही लेंथ का रेशियो हो जाएगा, तो इसको ऐसे सोल्व करना है। होपफुली तुम के टी निकाल दो दोनों में, एल टी बराबर का एल नोट ई क्यू आर माइनस का के टी, एल टी बाई एल नोट 0.8 है, 0.8 बराबर ई क्यू आर माइनस का के टी। ठीक है, ये हो गया पी एफ आर के लिए। यहाँ से के टी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल देंगे। के दोनों के लिए सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ओके, फिर है एक एल टी बराबर का एल नोट अपॉन 1 प्लस के टी। एल टी बाई एल नोट की वैल्यू फिर से 0.8 है, तो अब 1/1 प्लस के टी आएगी। यहाँ से के टी की वैल्यू निकाल लो, ये किसके लिए आएगी, सी एम एफ आर के लिए आएगी। और पूछा है इसने वेलोसिटी होती है एल बाई टी, एल पूछा है एल का रेशियो, तो वी इंटू टी, वी दोनों में सेम मान लेंगे, तो टी का रेशियो ही, और के दोनों में सेम है, एल पी एफ आर डिवाइड बाई एल सी एम एफ आर। उल्टा लिखा है, एल सी एम एफ आर बाई एल पी एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी सी एम एफ आर कम्प्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर डिवाइड बाई टी और पी एफ आर। बस यहाँ से जो के टी की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इनका रेशियो हो जाएगा। सब कुछ कट जाएंगे, इसलिए इन्होंने आधी वैल्यू ही दी हुई है, के की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, सब वैल्यू नहीं दी हुई, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपने को समझ में आया कि कंप्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर क्या होता है, प्लग फ्लो रिएक्टर क्या होता है। एक और क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द आउटलेट कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन a detention tank given the following information। इनऑर्गेनिक और इनिशियल ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन दी हुई है वेस्ट वाटर की 60, फ्लो रेट दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, टैंक की डी के कॉन्सेंट दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा लिख दिया है, एज्यूम दैट कंटेंट्स ऑफ द टैंक आर वेल मिक्सड, वेल मिक्सड आते हैं सी टी बराबर सी नॉट अपॉन 1 प्लस के टी, के की वैल्यू 0.1 डे इनवर्स दी हुई है, टी की वैल्यू निकालेंगे, क्यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, क्यू बराबर क्या हो गया, वी बाई टी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बाई क्यू, निकाल लेंगे, पूरा वैल्यू रखेंगे तो 19.15 आ रहा है, 19.15 आंसर आ जाएगा। आउटगोइंग कंसंट्रेशन, प्लग फ्लो होता है तो सी टी बराबर सी नोट टी और माइनस के टी करके निकाल लेते हैं अपन। ओके, तो ये हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली। अब हम चलते हैं एएसपी की तरफ। एएसपी में भी सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, या 3 टाइप के सवाल आते हैं। फूड बाई बायोमास का रेशियो पूछ लेता है, यानी फूड क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर, इसी को सबस्ट्रेट बोल देते हैं। सबस्ट्रेट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना। एम क्या हो जाता है, बायोमास बोल दो इसको, और क्या बोल दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो। तो इन दोनों का रेशियो पूछता है भाई एम, फूड बाई बायोमास का रेशियो। एक पूछता है थीटा सी, थीटा सी क्या है, स्लज एज, यानी बायोमास यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने दिन तक सिस्टम में रहा, क्योंकि उसको अपन घुमाते रहते हैं ना, कितने दिन तक सिस्टम में रहा, अपन उसको रिसर्कुलेशन के थ्रू घुमाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ से इनलेट आया, ये क्या है, ये है एरेशन टैंक यानी एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एरेशन टैंक है। इसके अंदर नीचे से एयर देते हैं और घुमाते रहते हैं, ये घुमाने का साइकिल दिया हुआ है, और एरेशन टैंक मान लो, एरेशन नीचे से देते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, यानी कम्प्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर हो गया। ओके, फिर ये है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, एसएसटी हो गया, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक बोल दो, सेकेंडरी क्लेरिफायर बोल दो।
इसमें से नीचे सॉलिड सेटल होके कुछ पार्ट अपन बाहर निकाल देते हैं, कुछ पार्ट अपन, अभी इसको बोलते हैं RAS। RAS यानी रीसर्कुलेटेड एक्टिवेटेड स्लज। इसको रिसर्कुलेट कर दिया और कुछ पार्ट्स को अपन बाहर निकाल देते हैं। ये कहाँ जाता है? ये जाता है स्लज थिकनिंग में, स्लज थिकनिंग या स्लज, तो पहले स्लज थिकनिंग में जाएगा, फिर उसके बाद स्लज डाइजेस्ट में जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है इधर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, क्योंकि अपन एक्टिवेटेड स्लज को वापस रिसर्कुलेट करा के बायोमास की कंसनट्रेशन इसमें जितनी चाहिए होती है उतनी रखते हैं। ये तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ से लाएंगे बार बार। ओके, ये अपने समझ में आ गया। तो एरेशन टैंक रहता है, इसका कुछ वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम को सिंपल निकालने का वही तरीका, क्यू बराबर का वॉल्यूम बाई डिटेंशन टाइम। तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? क्यू इंटू डिटेंशन टाइम। इसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की कंसनट्रेशन कितनी रखते हैं, ये एक नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये है सॉलिड लोडिंग रेट S/15 मिलीग्राम पर लीटर, और ये है बायोमास की कंसनट्रेशन, जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग में इनलेट में कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होता, एस नोट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, एक्स नोट की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। ये स्लज रिटर्न हो गया, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, और ये हो गया वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज। फिर ये इसमें से आता है क्लेरिफाइड वाटर, मतलब ये पानी क्या है? साफ है, क्लेरिफाइड वाटर। अपना नॉर्मल सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या कोई भी ये ऐसे दर्शाते हैं। यहाँ पे स्लज सेट हो गया, इसको निकालते हैं, कुछ पार्ट इसमें रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज और कुछ पार्ट इसमें वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज, और इसके ऊपर से एफ्लुएंट बोल देते हैं इसको, एफ्लुएंट, ठीक है। तो ये है एफ्लुएंट्स। अब इसमें टोटल क्यू आया, क्यू आया, क्यू आया, इसमें से क्यू आर रिटर्न कर दिया, क्यू डब्ल्यू वेस्ट वाला हो गया, तो क्यू आर क्या हो गया? आर एस वाला हो गया, रिसर्कुलेशन वाला हो गया, रिसर्कुलेटेड एक्टिवेटेड स्लज। वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज को क्यू डब्ल्यू बोल दिया। तो ये कितना बचा? क्यू में से अगर क्यू डब्ल्यू बाहर चला गया, क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू बचा ही। ये कौन सा है? क्लैरिफाइड वाटर है, ये अच्छा वाटर है, इसमें अंदर देखो एक्सी बराबर 0, और सॉलिड्स बचे हुए हैं तो कुछ ना कुछ, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें 0 है। ये अपन कैसे निकालते हैं इसको? ऊपर से निकालते हैं, नीचे जाता है RS और इधर जाता है WAS। डब्ल्यू समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म देखो, कुछ कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म बार बार घूमता रहता है। एक्टिवेटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म पूरा एक बार में बाहर नहीं गया है वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज में, कुछ कुछ हमने वापस घुमा दिया है। तो यही पूछा है कि ऑन एन एवरेज माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक सिस्टम में रहता है। ये पूरा सिस्टम है, डॉटेड लाइन है, ये पूरा सिस्टम है कि कितने टाइम तक ऑन एन एवरेज माइक्रोऑर्गेनिज्म सिस्टम के अंदर रहता है। इसको क्या बोलते हैं? स्लज एज बोलते हैं। स्लज की एज कितनी है सिस्टम के अंदर। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा सी बराबर का टोटल बायोमास इन द सिस्टम, टोटल बायोमास इन एरेशन सिस्टम, इन एरेशन टैंक। ये आता है V इंटू एक्स। एक्स क्या है? 3000 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, और V क्या है? इसका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया मान लो, ये जैसे इसमें निकाला 1250 मीटर क्यूब, और इंटू मिलीग्राम पर लीटर, ये कट गया, तो मिलीग्राम यानी केजी में आ गया, ठीक है। टोटल बायोमास इन केजी आ गया। टोटल तो ऊपर आ गया टोटल बायोमास, नीचे आता है बायोमास, क्या हो रहा है? हट कितना रहा है? बायोमास रिमूविंग फ्रॉम सिस्टम डेली, बायोमास रिमूविंग द सिस्टम डेली। डेली कितना बायोमास सिस्टम में से रिमूव हो रहा है? कितना रिमूव हो रहा है? क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस का क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी। एक्स सी तो 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा कि बायोमास इधर तो बिल्कुल नहीं जा रहा, जा कहाँ रहा है? यहीं जा रहा है। तो देखो V इंटू एक्स टोटल बायोमास हो गया, बाहर कितना जा रहा है ऑन एन एवरेज, मतलब डेली बाहर कितना जा रहा है?
क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी। एक्स सी तो लगभग 0 दे देता है, कई बार क्वेश्चन में दे भी देता है इसकी वैल्यू, ठीक है। और प्लस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू ये बाहर जा रहे हैं। तो आप निश्चय निकाल लेते हैं स्लज एज, यूनिट से भी पता चल जाएगा, ऊपर केजी आ गया और नीचे आएगा केजी पर डे, ये कट जाएगा, ऊपर डे आ जाएगा। थीटा सी की वैल्यू किस में आएगी, स्लज एज की वैल्यू डेज में आएगी। इसको बोलते हैं मीन सेल रेजिडेंस टाइम भी बोल देते हैं, यानी ऑन एन एवरेज बायो माइक्रोऑर्गेनिज्म या बायोमास सिस्टम में कितने दिन तक रहता है, उसी को बोलते हैं स्लज एज। टोटल बायोमास डिवाइड बाई डेली सिस्टम में से कितना बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा v इंटू एक्स अपॉन का क्यू माइनस का क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी प्लस का क्यू डब्ल्यू वेस्टेड एक्टिविटी स्लज और बाहर कितना जा रहा है, बाहर कितना जा रहा है, ये भी बाहर कितना जा रहा है, लगभग एक्स की वैल्यू 0 रहती है, तो टोटल बायोमास था कितना सिस्टम में, यह आ जाता है थीटा सी। तो ये आप लोग समझ में आ गया। अब इसमें देखो v की वैल्यू भाई साहब ने सीधे सीधा दी नहीं, वॉल्यूम जो एरेशन टैंक है वो दिया नहीं सीधा, अपने को पता था क्यू बराबर का वी अपन का डिटेंशन टाइम होता है, इसे अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यू इंटू टी डी। क्यू अपने को पता है 15,000 मीटर क्यूब पर डे है, डिटेंशन टाइम दिया हुआ है 2 घंटे का, तो वॉल्यूम कितना आएगा 1250 मीटर क्यूब आ गया, 1250 मीटर क्यूब आ गया। एक्स 3000 मिलीग्राम पर लीटर है ही, क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू ये दिया ही हुआ है, लेकिन एक्स क्या है 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। बचा क्या क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू, क्यू डब्ल्यू 50 मीटर क्यूब पर डे है, एक्स यू 10,000 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ऊपर नीचे ऊपर आएगा केजी, नीचे आएगा केजी पर डे, आंसर वैल्यू कितनी में आ जाएगी, थीटा सी वैल्यू डेज में आ जाएगी। यही तरह से कॉन्सेप्ट है। ये तो हो गया मीन सेल रेजिडेंस टाइम। अपने को एएसपी भी समझ में आएगा कि एएसपी काम कैसे करता है। अब ये क्वेश्चन है एफ बाई एम का रेशियो, फूड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द वेस्ट वाटर इनफ्लो टू एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट is 0.5 meter cube per second and the plant is to be operated with a food to microorganism ratio 0.2 mg per mg day। एफ बाई एम की यूनिट होती है डे इनवर्स, एफ बाई एम की यूनिट क्या होती है, डे इनवर्स होती है, इसमें लग भी रहा है डे इनवर्स ही है। The concentration of influent biodegradable organic matter to the waste to the plant after primary settling tank is 150 mg per liter and the mixed liquid volatile suspended solids concentration to be maintained in the plant is 2000 mg per liter। Assuming that the complete removal of biodegradable organic matter in the tank, the volume of aeration tank in meter cube required for the plant। वॉल्यूम पूछ लिया भाई साहब ने, निकाल देंगे। यहाँ पर हम क्या दिया है, फूड डिवाइड बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म, फूड फूड यानी ऑर्गेनिक मैटर, नीचे है माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो देखो फूड जो आएगा, फूड बाई एम, फूड क्या आएगा क्यू इंटू ये एस आई इनकमिंग ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे आएगा, वी इंटू एक्स, इसकी यूनिट क्या आई मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आया मिलीग्राम पर लीटर, तो ये कट गया, क्या बचा मिलीग्राम पर सेकंड बचा, नीचे क्या बचा वी इंटू एक्स, मीटर क्यूब इंटू एक्स क्या है मिलीग्राम पर लीटर, नीचे बचा एम जी, एम जी कट गया, वैल्यू क्या बची सेकंड इनवर्स, इसलिए वो यूनिट आती है इसकी डे इनवर्स। समझ में आया अपने को थोड़ा बहुत। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या चीज़ दिया हुआ है, एम बाई एम फूड क्यू इंटू एस आई माइक्रोऑर्गेनिज्म वी इंटू एक्स, बस इतना से निकालना है। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है अपने को, क्यू दिया हुआ है, एस आई दिया है, एक्स दिया है, वॉल्यूम निकालना है सिस्टम का, वॉल्यूम आ जाएगा 16,200 मीटर क्यूब। समझ में आ गया। फूड फूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि फूड आ रहा है ऑर्गेनिक मैटर, किसके साथ आ रहा है ऑर्गेनिक मैटर, क्यू के साथ आ रहा है, इनफ्लो के साथ आ रहा है, तो क्यू इंटू ऐसा ही कर दिया। माइक्रोजम कहाँ है, एरेशन टैंक में है, एरेशन टैंक का वॉल्यूम इंटू एक्स, ठीक है सिंपल।
In the context of the water and wastewater treatment, the correct statements are: पार्टिकुलेट मैटर में सील्ड और माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन, ये हमने डिसइंफेक्शन पढ़ा था कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो सील्ड कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को, क्योंकि वो चिपके रहते हैं, और अपन अल्ट्रावायलेट या फिर क्लोरिनेशन जो भी करेंगे इससे वो बच के निकल जाते हैं। ठीक है। अमोनिया डिक्रीजेज क्लोरीन डिमांड, नहीं, अमोनिया इंक्रीज कर देती है क्लोरीन डिमांड। क्यों? क्लोरामीन बना लेती है, NaCl2, NH2Cl और NCl3, ये सब बना लेती है, तो क्लोरीन डिमांड बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा अमोनिया होगी तो क्लोरीन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, हमें क्लोरीन ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लोरीन डिमांड, ठीक है। तो अगर अमोनिया ज़्यादा हुई तो ब्रेक पॉइंट को लाने तक अपने को क्लोरीन की जो डोज है वो बढ़ानी पड़ेगी। फॉस्फोरस सिमुलेट्स एल्गी एंड एक्वेटिक ग्रोथ, हाँ आपने को पता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस यही क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, किसके लिए? एल्गी ग्रोथ के लिए, एल्गी ग्रोथ के लिए। हमने तीन टाइप, चार टाइप की हमने टाइप ऑफ लेक पढ़ी थी। कौन सा? ओलिगोट्रॉपिक, ओलिगोडेसिक्लीन, ओलिगोडेसिक्लीन है तो मतलब सब कुछ इसमें लिमिटेड है, न्यूट्रिएंट्स भी लिमिटेड और एल्गी का जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड है। ओलिगोट्रॉपिक के बाद मीजोट्रॉपिक पढ़ा था हमने, इसमें मीडियम लेवल पे है। फिर हमने पढ़ा था यूट्रोपिक, यूट्रोपिक में एल्गी बूम हो गया है। क्यों हो गया एल्गी बूम? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, किसमें? पॉन्ड में। तो यूट्रोपिक कंडीशन आ गई है, किसकी? लेक या पॉन्ड की। फिर आता है सेंसेंट, यानी इसका सेंसेंट हो चुका है। यूट्रोपिक का नेक्स्ट लेवल क्या है? सेंसेंट। अगर न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा इतने आ गए हैं तो एल्गी इतना बूम हो गया है कि पूरे में एल्गी एल्गी हो गया है, सनलाइट जानी बंद हो गई है। सनलाइट जानी बंद हो गई तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म सनलाइट नहीं पहुंच रही, और उनका फिर वो जो सिम्बायोसिस प्रोसेस है, म्यूचुअलिज्म, वो खत्म हो जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। फिर जब माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे फिर एल्गी भी खत्म हो जाते हैं, तो पूरा सनसेट हो जाता है, मतलब इस वाले लेक का सनसेट हो चुका है। तो अपने को पता है नाइट्रोजन फास्फोरस सिमुलेट्स एल्गी एंड एक्वेटिक ग्रोथ। क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इंक्रीजेज हार्डनेस एंड टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, ये तो पता ही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, क्या है? मल्टीपल एल्केटाइन है, हार्डनेस बढ़ाएंगे, और आयन्स तो ही हैं तो डिजोल्व सॉलिड्स तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आगे अपने को कंपोस्टिंग में करना है। ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको देखते हैं, तब तक अपन कुछ पानी वानी पी लेते हैं। ये भी सिंपल किसी क्वेश्चन है, एक तो F/m का ही क्वेश्चन है। एवरेज टाइम फॉर विच द बायोमास सिस्टम इन बायोमास स्टे इन द सिस्टम, θc, मीन से रेजिडेंस टाइम बोल देता है, कभी स्लैज बोल देता है, कभी सीधा सीधा बोल देता है। व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर विच द बायोमास सिस्टम, बायोमास स्टेज इन द सिस्टम, क्या निकला रहा है? स्लैज यूनिट डेज। क्या निकालेगा θc में? टोटल बायोमास कितना है? V/x है। और डेली बाहर कितना जा रहा है? Q माइनस का QW, ये तो जा रहा है क्लैरिफाइड वाटर के रूप में। एक्सी की वैल्यू लगभग क्या होती है? 0 होती है, प्लस का वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज QW इंटू XU, बस सब चीज़ दी हुई होगी इसमें। बायोमास कंसेंट्रेशन एरेशन टैंक में दी हुई है, मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है। नेट बायोमास लिविंग द सिस्टम 50 मिलीग्राम पर लीटर है। नेट बायोमास लिविंग द सिस्टम एक्स की वैल्यू दी हुई है। वॉल्यूम एरेशन टैंक का V दिया हुआ है, और ये सब तो 0 0 दिया ही हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 दी हुई है, अपना आंसर हो गया। बस इतना ही, V/X/W सब दिया हुआ है, फिर ऐसे आ जाएगा। इसमें सिंपल देखो, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम भी पूछा है, तो वेस्ट वाटर इन एरेशन टैंक, क्यों अपने को पता है वॉल्यूम बाई रिटेंशन टाइम। रिटेंशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइड बाई क्यू। वॉल्यूम दिया हुआ है 200 मीटर क्यूब, और क्यू कितना दिया हुआ है? 1 मिलियन लीटर पर डे दिया हुआ है, 0.6 लीटर पर दिया हुआ, तो 4.8 आवर्स रिटेंशन टाइम हो जाएगा। तो स्लजेज अपने को पता चल गया, 8 दिन आ गया। कुछ कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दे देता है, जैसे BOD5 में कोई काम की नहीं है इस वाले क्वेश्चन में,
एक्स्ट्रा चीज़ दे देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। ये आता है ASP, इसमें देखो F/m पूछा है और मास इन किलोग्राम पर डे ऑफ द सॉलिड वेस्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो देखो थीटा सी की वैल्यू देखिए, मास ऑफ बैक्टीरिया या मास ऑफ बायोमास डिवाइड बाय वेस्टेड पर डे। अब इसमें वेस्टेड पर डे पूछ लिया, QW इंटू एक्स पूछ लिया, क्या आएगा VX डिवाइड बाई थीटा सी आ जाएगा। यही पूछा इसने, QW इंटू एक्स, मास ऑफ सॉलिड्स वेस्टेड फ्रॉम द सिस्टम किलोग्राम पर डे में। मतलब तो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थीटा सी V इंटू एक्स अपॉन का Q माइनस का QW इंटू एक्स, ये तो एक्स तो जीरो हो गया, प्लस का QW यानी वेस्टेड एक्टिविटी इंटू एक्स। ये पूछा है, ये है मास ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स या मास ऑफ बायोमास वेस्टेड फ्रॉम सिस्टम ऑन डेली बेसिस। तो ये पूरी वैल्यू पूछ ली QW इंटू एक्स की। कैसे निकालेंगे, VX अपॉन थीटा से निकालेंगे। थीटा सी इसमें दिया हुआ होगा, मीन सेल रेजिडेंस टाइम दिया हुआ 240 घंटे। पहले में क्या पूछा है, फूड बाई बायोमास रेशियो पूछा है, kg/BOD पर kg बायोमास पर डे। तो फूड बाई बायोमास, फूड कैसे आएगा, Q इंटू SI, बायोमास कैसे आएगा V इंटू एक्स। देखो Q 150 क्या है, 150 मिलीग्राम पर लीटर, ये SI दिया हुआ है। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, BOD दे देता है इसमें। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर। तो इसी को अपन क्या मान लेते हैं, ये SI है, 150 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर, सेम चीज़ है, इंटू क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, 500 मीटर क्यूब पर आवर कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। अब इसे पर डे में पूछा है, तो ये पर आवर में आएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, डे में कितना आएगा, ये निकाल दिया। फिर बायोमास, बायोमास कैसे बताया था हमने, V इंटू एक्स। बायोमास तो एरेशन टाइम में फिक्स है, बायोमास तो एरेशन टाइम में फिक्स है, तो वॉल्यूम इंटू एक्स। वॉल्यूम कितना है 4000 मीटर क्यूब, और मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्या है MLSS, अभी अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स, मिक्स्ड लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स में आएंगे, नहीं दिया तो सेम मान लेते हैं, क्योंकि असली में ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 2000 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, 2000 मिलीग्राम पर लीटर इंटू वॉल्यूम, तो F/m आ गया। फूड बाई बायोमास, फूड कौन है, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो M क्या है, मास कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर Q के साथ आएंगे, Q इंटू SI। अब SI या तो वो ऑर्गेनिक मैटर दे दे डायरेक्ट, या क्या दे देता है इसकी जगह, BOD दे देता है। BOD भी क्या है, सेम ही चीज़ है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब इतनी BOD है तो इतने ऑर्गेनिक मैटर होंगे, अपन क्या मान लेते हैं इसको, BOD अल्टीमेट मान लेते हैं। तो इतने ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो F/m क्या हो जाएगा, Q इंटू SI। और माइक्रोरिज्म किसके अंदर होंगे, एरेशन टैंक के अंदर, तो वॉल्यूम इंटू एक्स, इसमें आएगा डे इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया, मीन सेल रेजिडेंस टाइम दिया होता है उससे उसने पूछा है V इंटू थीटा सी, मीन सेल रेजिडेंस टाइम या स्लज एज, या ये बता दो कि ऑन एन एवरेज बायोमास कितने दिन तक सिस्टम में रहता है, उसको क्या बोलेंगे, थीटा सी स्लज एज मीन सेल रेजिडेंस टाइम कितना आएगा, टोटल बायोमास क्या है, V इंटू एक्स, और पर डे वेस्ट कितना हो रहा है, Q माइनस का QW इंटू एक्स ई प्लस का QW इंटू एक्स यू। ये तो जीरो हो गया, ये पूछा है भाई साहब ने, बता देंगे, ये पता है, ये पता है, थीटा सी पता है, तो ये बता देंगे।
बस यूनिट वगैरह का ध्यान रखना है अपने को। एक क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP इज डिजाइन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ 7500 मीटर क्यूब पर डे। टेक्निकली डिजाइन हो रहा है, क्यों की वैल्यू देती है of municipal wastewater. After primarily clarified the ultimate BOD of the influent which enters into ASP reactor is 200 मिलीग्राम पर लीटर। अल्टीमेट BOD दी है, यानी क्या दिया है, एल नॉट दे दिया है, यानी ऑर्गेनिक मैटर दे दिया भाई साहब। treated effluent after the secondary clarifier is required to have an ultimate BOD of 20 मिलीग्राम चाहिए। मिक्स टिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टर में 3000 मिलीग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है, तो ये एक्स की वैल्यू दे दी है। मिक्स लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स MLV कंसंट्रेशन इन रिएक्टर एंड अंडर फ्लो इज मेंटेन्ड। अच्छा, ये जो वापस अपन रिटर्न करके लाएंगे वो वैल्यू दे दी है एक्स की, ये रिसाइकल करके लाएंगे और ये अंदर एक्स की वैल्यू तो सिस्टम के अंदर रहती है, एक्स की वैल्यू सिस्टम के अंदर, और जो ये करके लाएंगे वो एक्स की वैल्यू 12000 मिलीग्राम पर लीटर दे दी है। द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम दे दिया है, यानी इसके अंदर कितनी देर तक रहेगा रिटेंशन टाइम, क्यू बराबर का वॉल्यूम डिवाइड बाई रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम बराबर का V बाई क्यू दे दिया है। अब देखो 0 पॉइंट ये भी दे दिया है और क्यू भी दे दिया, तो वॉल्यूम नहीं देगा ये इसका, वॉल्यूम अपने को निकलवा लेगा, पता है अपने को वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और मीन सेल रेजिडेंस टाइम भी दे दिया है 10 दिन का। ये रिप्रेजेंटेशन फ्लो डायग्राम ऑफ ASP भी दे दिया है, क्यू नोट एल नोट दे दिया, वी और एक्स दे दिए, ये दे दिया SHT दे दिया, SHT में से ये आ गया RS रिसर्कुलेटेड एक्टिवेटेड स्लज, ये दे दिया वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज WAS, ठीक है, अंडरफ्लो दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्यू नोट माइनस क्यू डब्ल्यू ये वाला, एफ्लुएंट दे दिया, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रहती है। द अंडरफ्लो वॉल्यूम ऑफ स्लज वेस्टेड इज, अंडरफ्लो वॉल्यूम मतलब क्यू पूछा है इसने, अंडरफ्लो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर डे, कह रहे हैं कि क्यू डब्ल्यू पूछा है। तो स्लज से निकलेगा चीज़ें, स्लज थीटा सी दिया हुआ है 10 दिन का, V इंटू एक्स, वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे, Q इंटू TD से निकाल लेंगे, Q बराबर वॉल्यूम बाई रिटेंशन टाइम, क्योंकि वॉल्यूम दिया है, नहीं Q दिया है, डिटेंशन टाइम दिया है, तो वॉल्यूम नहीं दिया, तो मतलब वॉल्यूम इससे निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लिया। एक्स की वैल्यू 3000 मिलीग्राम पर लीटर दी हुई है, क्यू नोट माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्सी, एक्सी की वैल्यू 20 मिलीग्राम पर लीटर, ये है क्या एक्सी, नहीं ये नहीं है एक्सी की वैल्यू, ये एक्सी की वैल्यू गलत लिखी है भाई, इसको वापस से देखना पड़ेगा, ये एक्सी की वैल्यू 0 है, ये दो क्या है, एल नोट एफ्लुएंट्स की वैल्यू दी हुई है, एक्सी की वैल्यू नहीं दी हुई, 0 है वो, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू की वैल्यू 12000 मिलीग्राम पर लीटर दी हुई है, ये दी हुई है, ये जो इधर आएगा वो भी एक्स यू की वैल्यू 12000, जो बाहर जाएगा वो भी एक्स यू की वैल्यू 12000 मिलीग्राम पर लीटर। क्यों, क्योंकि निकले दोनों यहीं से हैं, कुछ अपन पार्ट अपन यहाँ से ले आते हैं, कुछ अपन पार्ट यहाँ ले जाते हैं, एक्स यू तो सेम ही रहेगा, कुछ क्यू चेंज करते हैं अपन, क्यू थोड़ा सा, टोटल क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू आर में से क्यू आर इधर ले गए, क्यू डब्ल्यू इधर ले गए, क्यू डब्ल्यू पूछा हुआ है, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू दिया हुआ है और क्यू डब्ल्यू पूछा है, ऐसे अपन निकाल लेंगे। ओके ठीक है, इसको एक बार अपन, इसका आंसर क्या था ये भी एक बार तुम भी एक बार बताना कि 8.43 कमेंट वगैरह में तुम सॉल्व करके, गेट 2021 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। बल्किंग ऑफ स्लज ये अपन पढ़ेंगे कल, आज अपने बस
चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, बाकी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कल। ओके दोस्तों, तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ी हमने। पीएचटी का कुछ क्वेश्चन देखा हमने, एसएसटी के कुछ क्वेश्चन देखे हमने, डेटा टैंक किया, फिर ग्रिड चैम्बर के कुछ क्वेश्चन देखे, फ्लो चार्ट देखा, फ्लो डायग्राम देखा कैसे कैसे काम करता है, और पीएफआर और कम्प्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर देखा। पीएफआर तो क्या है, सिंपल, एल टी बराबर एल नॉट ई के और माइनस के टी है, कोई मिक्सिंग नहीं करती, सिंपल फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चलती रहती है। इसमें कम्प्लीटली मिक्स कर देते हैं, एफिशिएंसी कम निकल जाती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन अपन स्टार्टिंग में मिक्स करके कम कर देते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, क्योंकि हमने पूरे पानी के अंदर घोल दिया। तो इसकी वैल्यू आती है एल टी बराबर का एल नॉट अपॉन 1 प्लस के टी। सेकेंडरी काइनेटिक, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन भी अपने को आइडिया हो गया, डी एल बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो एल 1 अपॉन एल टी बराबर का 1 अपॉन एल नॉट प्लस का के टी, ये हमने पढ़ा। बाकी हमने क्या पढ़ा, एफ बाई एम पढ़ा। फूड, फूड कहाँ से आएगा, क्यू के थ्रू आएगा, क्यू इंटू एस आई अपॉन का माइक्रोरिज्म। माइक्रोरिज्म कहाँ रहता है, एरेशन टैंक में रहता है, वॉल्यूम इंटू एक्स। ये हो गया फूड बाई माइक्रोरिज्म। थीटा सी हमने पढ़ा, मीन शेल रेजिडेंस टाइम बोल दो, या फिर स्लज एज बोल दो, या फिर बोल दो कि माइक्रोरिज्म ऑन एन एवरेज, या फिर बायोमास ऑन एन एवरेज कितने दिन तक सिस्टम में रहता है। टोटल बायोमास वॉल्यूम इंटू एक्स डिवाइड बाई डेली सिस्टम में से कितना हट रहा है, क्यू माइनस का क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी प्लस का क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। ये तो लगभग जीरो हो जाता है। क्यों? ये तो क्लैरिफाइड वाटर है, ये तो अपन टैंक के ऊपर में से निकालते हैं, तो यह तो एक्स ही जीरो हो जाता है। कई बार वैल्यू दे दे तो अपन अलग बात है, वो वैल्यू ले लेंगे। बाकी जो नीचे से जाता है अंडरफ्लो, इसमें से कुछ आर ए एस होता है, कुछ डब्ल्यू ए एस होता है। आर ए एस मतलब रिसर्कुलेटेड एक्टिवेटेड स्लज, ये वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज, इसमें रहता है क्यू डब्ल्यू इंटू और एक्स यू, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। ये है वेस्ट होता हुआ वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज पर डे। तो यहाँ से बस कभी स्लज एज निकलवा लेगा, कभी ये निकलवा लेगा, कभी वॉल्यूम अपने को पता होता है, क्यू बराबर का वॉल्यूम डिवाइड डिटेंशन टाइम। यहाँ से कुछ वॉल्यूम कहीं भी ना दे के क्यू इंटू टी डी करवा लेगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। आज हमने इतना सही पढ़ा। ओके दोस्तों, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।